सहारा नहीं दे सकती। इस हवाले से सब अपोजिशन एक पेज पर है और सबका एक ही मुतालबा है कि जाली वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, असर नौ इंतखाबी इस्लाहात के साथ फ़ौज की मुदाखलत के बग़ैर आम इंतखाबात कराए जाएँ और आइन की इस्लामी दफ़ात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इन 4 नुकात के ऊपर पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है और आज़ादी मार्च ने इस मौक़िफ़ को जो तक़वियत बख्शी है वो अब उस मौक़िफ़ को तस्लीम किए बग़ैर और उसके मुताबिक मुल्क में असर नौ इंतखाबात कराए बग़ैर अब कोई रास्ता इस मुल्क के पास और यहाँ के हुक्मरानों के पास नहीं है। हमने अगर मुल्क को बचाना है तो उसको इक़्तिसादी तरक्की देनी है, जबकि इक़्तिसादी तौर पर मुल्क बैठ चुका है, महंगाई बढ़ रही है। और ये जो कहते हैं कि हमने कुछ स्टेबिलिटी हासिल की है और हमारे पास अब पैसा ज़रा जमा हो गया है, क्या पैसा जमा हुआ है? आपने सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, PIA में, तमाम महकमों में कटौतियाँ की हैं और 50% तक कटौतियाँ की हैं। आपने मुलाजिमीन की तमाम मराहत छीन ली हैं। तो ऐसी सूरत में इसको स्टेबिलिटी कहना, माशी इस्तेहकाम कहना, ये मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ एक मज़हक़ा है, एक मजाक है उसके ख़िलाफ़। लिहाजा आज हर शख्स आज़ादी चाहता है। इस जबर के ख़िलाफ़ मैदान में हैं और इस किले को इंशाअल्लाह हम फतह करेंगे। जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी एक्सटेंशन जो है वो 3 महीने के लिए है और उसके बाद असेंबली ने बिल भी पास करना है, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर होंगे ताकि ये आईनी तरमीम लाई जाए? देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस पर तो बाद में गौर किया जाएगा कि असेंबली जो है क्या कानून पास करती है। कानून बनाना कोई बुरी बात नहीं है। कल अगर कुछ भी हो तो एक कानून के तहत हो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ज़रूरत है या नहीं, इसका फैसला पार्लियामेंट ने करना होता है। लेकिन मौजूदा असेंबली जो है वो जाली है। इतने हसास मसले पर हम उसको कानून साजी का हक़ नहीं दे सकते। लिहाजा 6 महीने बड़ा वक्त है। इस दौरान में असेंबली तहलील करके नई असेंबलियाँ भी बनाई जा सकती हैं। कौम की हकीकी नुमाइंदा और जायज़ असेंबलियाँ वही कानून साजी कर सकती हैं। इसके बग़ैर अगर कानून बन भी गया तो कानून मुतनाज़ा होगा। अगर उस कानून की बुनियाद पर एक्सटेंशन हो गई तो फिर खुदा न करे अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार की हैसियत पर भी उंगलियां उठेंगी। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे इतने मुस्तहकम इदारे के हवाले से लोग उंगली उठाएं, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात खड़े करें और ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, जब आप इस्लामाबाद में थे, धरने में थे, तो आपने ये कहा था कि हमारा प्लान सी है कि हम मुख्तलिफ शहरों में धरने देंगे, एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, जुम्मे के रोज़। क्या आप समझते हैं अब धरने मुजाहरे हो रहे हैं या प्लान सी भी आपका फ्लॉप हो चुका है? मेरे ख्याल में हम मुकम्मल तौर पर न पहला फ्लॉप हुआ है न दूसरा फ्लॉप हुआ है। ये लफ्ज़ आपका जो है इस पर मैं इसको रद्द करता हूँ जी। ये आपके मीडिया वाले जो है ज़रूर एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जिससे आप कौम को मायूस करने की कोशिश करते हैं जी। लिहाजा जब मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ तो आपको भी मेरी जंग लड़नी होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं जमहूरियत की जंग लड़ूँ, मैं मईशत की जंग लड़ूँ, मैं अवाम की जंग लड़ूँ और मीडिया जो है वो हमारी किरदार कुशी करे। जब आप पर हर्फ आता है, आपकी आज़ादी पे हर्फ आता है, तो हम आपकी जंग लड़ते हैं, हम आपकी आज़ादी की जंग लड़ते हैं। आपको आज हमारे साथ इस आज़ादी मार्च में शरीक होना पड़ेगा।
इस तरह मीडिया नहीं चलेगा जी। मीडिया चलेगा तो भी आज़ादी मार्च के साथ साथ चलेगा, हम सबको एक पेज पे रहना पड़ेगा। रज़ा रब्बानी साहब की जमानत के हवाले से मंजूर हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जरदारी साहब की भी और मियां साहब भी बाहर। मैं तो हज़रत इस एहतसाब का कायल ही नहीं हूँ जिस हवाले से। अब देखिए, जब अमेरिका का बयान आया और पाकिस्तान को धमकी दी, आपने सीपैक के मंसूबे को शुरू किया, तो फिर आपको इसकी सज़ा भुगतनी होगी। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ के खिलाफ या जरदारी के खिलाफ सीपैक की सज़ा उसको दी जा रही है। तो सीपैक की सज़ा मुल्क की मईशत को तबाह करने की बात है, हमें ज़िंदा रहने दिया जाए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसने अपना मुस्तकबिल खुद तय करना है। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को क्या हक़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी के ऊपर एतराज़ात करें और उस पर हमें धमकियाँ दें। हाँ, दुनिया में एक इनक़िलाब का अमल जारी है। माजी की एक सदी में दुनिया की मईशत मगरब के हाथ में थी। आज सीपैक के ज़रिए से वो तवाज़ुन बदल रहा है और अब एशिया और मशरक़ी दुनिया के हाथ में मईशत आ रही है और उसका तवाज़ुन इस तरफ हमारे पलड़े में ही आ रहा है। तो इस पर उनकी एक तशवीश है, अमेरिकन की भी, मगरबी दुनिया की भी। और इमरान खान को वो अपना एजेंट समझते हैं और समझते हैं कि हमारे एजेंडे को पूरा करने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को हमारे गिरवी रखने के लिए इसका होना ज़रूरी है। लिहाजा पाकिस्तानी मईशत को मगरब और अमेरिका के हाथों गिरवी रखना, IMF के हाथों गिरवी रखना, ये एजेंडा हो सकता है इमरान खान का, जो हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद की नफ़ी है ऐसी हुकूमतों का बरकरार रहना। आप क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत जो है वो सीपैक के लिए रुकावटें पैदा करेगी? कर ली है, 1 साल तक उसको मुअत्तल रखा है और जहाँ जहाँ पर जिन पॉइंट्स पर चाइना ने खुद काम करना था वहाँ से वो दस्तबरदार हो गए हैं। बड़े तरलों के बाद जब वो दोबारा कुछ उस पर आमादा हुए कि हम ठीक है कुछ पैसे रिलीज़ करते हैं, कुछ मंसूबे को आगे बढ़ाते हैं, तो धमकी आ गई। अब ऐसी सूरत हाल में सब चीज़ें तश्तज़बाम हो रही है। कब तक आप दबीज़ पर्दों के नीचे इस सूरत हाल को छुपाए रखेंगे? अच्छा मौलवी साहब, वकीला की और डॉक्टर्स की लड़ाई हुई लाहौर में, तो वकील भी गिरफ्तार हुए, इमरान खान साहब के भांजे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे इस वजह से? ना मुकदमे में, देखिए, मैं एक फ़र्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि ये वाक़या अफसोसनाक है और इस पर संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। डॉक्टर्स भी हमारा इंतहाई मुहतरम तबका है, वकला भी हमारा बड़ा मुहतरम तबका है और पढ़े लिखे लोग हैं। इस हवाले से जो वाक़या हुआ है, इसने पाकिस्तान की शोहरत को ख़राब किया है और मेरे ख़्याल में इन हालात में पाकिस्तान इस किस्म के तअस्सुर का मुतहम्मिल नहीं है। दोनों को अपने रवैयों पर बड़े मुस्बत अंदाज के साथ असर सोचना चाहिए और अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीली लानी चाहिए। 3 महीनों को आपने वो टाइम दिया था, वो टाइम कम होता जा रहा है। क्या आप समझते हैं आप जो मसलन वज़ीर आज़म को घर भेजना, हुकूमत को घर कामयाब हो जाएंगे? बस हमें भी उसी का इंतज़ार है। आपने आज़ादी मार्च किया है, लेकिन कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, इसके बारे में आप कोई आज़ादी मार्च का इरादा रखते हैं? 120 आपने देखा कि हमने अपने आज़ादी मार्च का आगाज़ 27 अक्टूबर के कश्मीरियों की यौम सियाह से किया है और ये दुनिया को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में आवाम की कोई भी तहरीक कश्मीर के तस्करे के बग़ैर नामुकम्मल है। तो इस हवाले से अब चूँकि कश्मीर बिक चुका है और पहले 5 अगस्त से पहले हर पाकिस्तानी के जहन में ये था कि मैं श्रीनगर कैसे हासिल करूँगा, लेकिन उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि हर पाकिस्तानी सोचता है कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद को कैसे बचाऊँगा। लिहाजा आने वाले इक़दामात वो हमारे कश्मीर पर हो सकते हैं और उस हवाले से जो इक़दामात होंगे वो भी बड़े अजीब से सामने नज़र आएंगे। तो कश्मीर जो है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस तरह कई साल पहले ख़ुद इमरान खान ने बयान दिया था कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए, मेरे ख्याल में उसी एजेंडे की तरफ हमारी ये जाली हुकूमत बढ़ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आपकी
نہیں, ہر چیز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ سائیڈ فائدے ہیں جو ہمارے اپنے ہی دوستوں کو مل رہے ہیں. جی آفٹر شاک کو نہیں کہنا چاہیے. اس کے بڑے فائدے حاصل ہونے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے فائدے پہلے سے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ علامات ہیں اس کامیاب نتائج کی طرف. نہیں تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی باہر روانگی اور زرداری صاحب کی ضمانت پر رہائی، عمران خان کی جو ایک نعرے تھے یا جو ان کا وہ اعلان تھا وہ اس پر کمزور ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ان کا جو موقف ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اور وہ پیچھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے کسی نعرے پر آج تک ٹھہرا ہی نہیں ہے. کسی نعرے پر آج تک ٹھہرا نہیں ہے. ہر زبان اس نے تبدیل کی ہے. بے زبانہ انسان وہ پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے. لیکن جہاں تک میں پہلے بھی کہہ چکا آپ سے کہ یہ کوئی احتساب نہیں ہے. سیاسی لوگوں کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت پس دیوار زندان دھکیلنا، قوم کے سامنے ان کو بطور مجرم پیش کرنا. لیکن حقائق ہوتے ہیں. وقت جو ہے وہ اب بیماری ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہر انسان ہمدردی کا مستحق ہے اور اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اب تک آپ نے آزادی مارچ بھی کر لیا، دھرنا بھی دے دیا، اس کے بعد دھرنا ختم بھی کر دیا، لیکن کون سی ایسی بات ہے جس پر آپ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے گا اور یہ سب چیز کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو جی، اور بہت مختصر دنوں کے لیے انشاءاللہ. مولانا صاحب کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ 3 مہینے، 6 مہینے، 5 مہینے، 1 سال، 4 یا 2020 پورا؟ ایک مہینہ انشاءاللہ. 1 مہینہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ خود ہی تو آپ خبریں دے رہے ہیں کہ آج ان کی اتحادی قافلی کیا کہہ رہی ہے، مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جی ڈی اے کیا کہہ رہا ہے، ایم کیو ایم کیا کہہ رہا ہے. ان کی بدلی ہوئی زبان سے بھی ابھی تک آپ نہیں سمجھ رہے. آپ تو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ آپ حضرات کا جی. حضرت یہ ڈرامے ہیں، پاکستان کا پیسہ باہر سے لانا، شور شرابہ، تاکہ عام آدمی کی ہمدردی حاصل. عام آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے ملک کی معیشت بہتر ہو. یہ کیسے لوگ ہیں جو باہر سے پیسے لانے کی بات کر رہے ہیں اور ملک میں پیسہ گم ہو رہا ہے، تنخواہیں ختم ہو رہی ہیں، غریب آدمی جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا، اشیاء ضرورت جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہیں، آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے یونٹس ہیں ان کے لوگ ملک کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، چھوڑ چھاڑ کے. اب پیداواری صلاحیت آپ کی ختم ہو گئی ہے. اس سال میں آپ کا گندم 30% اس کی پیداوار کم ہو گئی ہے، آپ کے چاول کی پیداوار 40% کم ہو گئی ہے، آپ کی مکئی کی پیداوار 40% کم ہو گئی ہے. آپ نے اگر 15 ملین بیلز کا ایک تخمینہ کپاس کا لگایا تھا وہ 8 پوائنٹ پہ جا کر رک گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں 17-18 کے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے جی ڈی پی یا سالانہ شرح نمو وہ 6.5% رکھا گیا تھا، جب یہ لوگ آئے تو آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ 2.5% پہ آ گئی اور اس وقت 1% سے بھی کم جا رہی ہے. 1% سے بھی کم جا رہی ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک کی معیشت کہاں چلی گئی آپ کی. اچھا، آپ اس میں کیا تجویز کریں گے کہ آگے اگر حکومت جیسے مستعفی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا یا کوئی جو انتخابات ہوں گے وہ اس میں کس قسم کے لوگ؟ جو بھی ہو آئین کے مطابق ہوگا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہوگی اور باقاعدہ ملک میں ایک عام انتخابات بھی ہوں گے. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر اور گنتی کے موقع پر کہیں پر بھی فوج کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ نئے انتخابات تک جو آئینی ترامیم ہیں چیف آف اسٹاف کے حوالے سے ان کو ملتوی کیا جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جائز پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی قانون سازی کرے. اور سب صوبہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت ذکر تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بدلنا چاہیے. ہم نے تو اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر لیں سر. آج ہم نے بل بھی جمع کروایا ہے کہ پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، پنجاب، جنوبی پنجاب اور بہاولپور. اس کے ساتھ ساتھ کے پی، بلوچستان کو بھی اور سندھ کو بھی بستی اور جنوبی. دیکھیے کوئی چیز ویسے سرائیکی علاقے میں ہی آتے ہیں ڈی آئی خان جو ہے نا. جی میں گزارش کروں، پوائنٹ سکورنگ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سنجیدہ معاملات ہیں. کب اور کس موقع پر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم
नई सूबाई हदबंदियाँ कर सकें, और मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, लिहाजा देखना चाहिए। हम कभी भी सूबों के बनाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन सूबा बनाने के लिए भी बहुत कुछ आगे पीछे देखना होता है, मुल्क के हालात को भी देखना होता है। तो जो ही हालात इसके मुवाफ़िक़ बनते हैं, कोई एतराज़ किसी को नहीं है। अच्छा सर, ये जो आप 1 महीने का टाइम दिया है हुकूमत के हवाले से, तो ये आप क्या समझते हैं किस किस्म की तब्दीली होगी जो आप इसको 1 माह में देख रहे हैं? जमहूरी तब्दीली होगी, आइन के तहत होगी। ये पार्लियामेंट के अंदर होगी या पार्लियामेंट से क्या होगी? पार्लियामेंट के अंदर, क्या हुकूमत 1 माह में जाती है? पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली, ये हमारा मुतालबा नहीं है। क्या शक्ल बनती है हम भी देख रहे हैं इस सारे सूरत हाल को, लेकिन अपोजिशन का मुतालबा नए इलेक्शन का है, अंदर की तब्दीली का नहीं है। लेकिन अंदर की तब्दीली अगर एक स्टेज बनता है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसकी कैफियत क्या होगी। हम इस पर अभी हतमी राय नहीं दे रहे, लेकिन ये बात हतमी तौर पर कह रहे हैं कि हम एक मुकम्मल इलेक्शन जो है पूरे मुल्क में असर नौ चाहते हैं। क्या 1 माह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती दिखाई दे रही है? कितनी दफ़ा मैं एक बात का जवाब दूँ यार? आपने कहा ना तब्दीली नहीं, है। कोई नए सहाफ़ी, आप नए सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मीडिया के सब हजरात का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।